हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद आसफ बशीर चौधरी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अहम इशू पर, वो है पाकिस्तान की अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव। ये टकराव क्या सूरत अख्तियार करेगा, और इसी हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की जाएगी। और आपको ये बताएंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद में सेक्टर कमांडर का नाम क्यों लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से। हमने खबर दी थी कि मोहसिन नकवी का उनकी वजारत या उनका कलमदान तब्दील किया जा रहा है। उस हवाले से उन्होंने आसिफ बशीर चौधरी को जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। आइए आसिफ से बात का आगाज करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? ठीक है, आप सुनाएं, आप ठीक? अभी थोड़ी देर पहले आपने चश्मा लगाया हुआ था, मुझे समझ नहीं आई, उतार दिया आपने। ज़्यादा धूप थी और कुछ मेरी आंखें पहले ख़राब रही हैं, आपको पता है, तो मैं अच्छा। चश्मा इस्तेमाल कर। आंखें किधर इस्तेमाल करते रहे? आंख कहीं लगा तो नहीं लिया आपने? नहीं, आपको पता ही है ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे तो पता है कि आंख लग जाती है। नहीं, वो आंख प्रोग्राम में लग जाती है, जो आप उसकी बात कर रहे हैं वो स्लीप एपनिया की वजह से लग जाती है। लगने की बात कर रहा हूं। देखें, तो आपके प्रोग्राम में मुस्तनद खबरें शामिल होनी चाहिए, आने खबरें भी। और हमें ना एक जो जिस बात पे कोशिश है, एक तो एक्यूरेट, और दूसरा ये है कि कोशिश हमें ये करना चाहिए कि बायस अपना ना रखें, यानी कि तासुब ना रखें। और कभी कभी हो भी जाता तो है। आप मेरी आंखों के हवाले से तासुब का मुजाहरा कर रहे हैं। जी, मैं आपकी मुस्बत तासुब का इज़हार कर रहा हूँ। तो आसिफ, आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज। उन्होंने बलोच लापता अफराद का, तलबा का हवाले से एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उसमें उन्होंने एक रिमार्क्स दिए हैं। एक तो वो फरहाद साहब वाला भी केस चल रहा है, वो तो कल चल रहा था ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। वो ये है, आज उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं एजेंसियों के किरदार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मावराए कानून उनके इक़दाम के ख़िलाफ़ हूँ, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी है। फिर उनका एक मुकालमा हुआ अटॉर्नी जनरल साहब के साथ, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने डिफेंड किया कि जी एजेंसियाँ तो किसी को रासा नहीं करती। फिर इन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनसे पूछा कि भाई किधर गए ये जो लापता अफराद हैं, ये कहाँ हैं, ये क्यों नहीं आ रहे, इतना अरसे से ये मसला है। एक तो आज की कार्रवाई ये है, लेकिन इससे अहम बात जिसने ये ट्रिगर किया वो ये है कि कल फरहाद अहमद, जो कि शायर हैं, सहाफ़ी हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी गुमशुदगी के हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब ही अदालत में थे। तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जी ये सेक्टर कमांडर किधर है, और ये इसके बगैर भी मुल्क चल सकता है। मैं बताऊं क्या? जी प्लीज़। एजाज, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि क्या ये मुल्क एजेंसियों ने चलाना है या इसको हमने कानून के तहत चलाना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है, उसको बताएं कि ये मुल्क उसके बगैर भी चल सकता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक तरफ एजेंसी राब्ता कर रही है मुतासरा शख्स की फैमिली से कि आप पिटीशन वापस लें, और अदालत में आके कहते हैं कि बंदा हमारे पास नहीं है। तो हम इस सेल्फ कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं एजेंसी के पार्ट पे। ये उनके एग्जैक्टली रिमार्क्स थे। अच्छा, इससे पहले भी ना आसिफ, हमने उस दिन प्रोग्राम भी किया था कि जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के, उनको उन्होंने कहा था कि जी बुला लें। फिर बाद में बुलाया नहीं था सेक्टर कमांडर को भी, और जो हैं सेक्रेटरी दिफा उनको भी बाद में बुलाया नहीं था। फिर बाद में इन्होंने कहा था कि जी सेक्रेटरी दिफा से पूछ के जवाब जमा करार दें, और सेक्रेटरी दुआ से फरहाद अहमद के केस में ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ख़त्म है। अब सवाल एक इसमें अहम होता है कि हम ISI चीफ का सुनते थे, DGC का सुनते थे, अब सेक्टर कमांडर भी आने लग पड़े। ठीक है, वैसे सेक्टर कमांडरों का जिक्र तो इमरान खान बड़ा करते थे, मिस्टर X और Y वो करते थे, लेकिन अब तो नाम सेक्टर कमांडर नहीं लेते थे। सेक्टर कमांडर नाम अभी पहली दफ़ा इतनी प्रोमिनेंस में आने लग पड़ा इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर के वाले से। अब मामला ये है कि सवाल पहला ये होता है कि ये जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, ये सेक्टर कमांडर का नाम क्यों ले रहे हैं। अच्छा, अब आपको भी और मुझे भी पता है कि इनके ब्रदर इन लॉ हैं, बहनोई गालिबन, उमर परवेज़ उनका नाम है,
आज से कुछ 6-7 माह पहले वो अगवा हो गए थे और उनको नामालूम अफराद अगवा करके ले गए और उन्हें मारा पीटा और उनसे कोई बयान लिया गया इन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़ कि मैं इनका फ्रंट मैन हूँ। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मुझे इर्द गिर्द के लोगों से भी पता लगा, वो ये समझते हैं कि ये जो सारा काम जो है ये एजेंसी ने किया है और वो जो ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं वो सेक्टर कमांडर जो है इस्लामाबाद को करते हैं। तो अब इस वाले से तो कोई केस नहीं है उनके सामने तो दूसरे केसेस हैं। अच्छा, और वैसे मैं अब आपको आसिफ ये भी बात बताऊं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जो जज हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, ज़रा मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है। रिप्यूट किस एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो इर्द गिर्द के वकला हैं, जो उनके जानने वाले हैं या जानने वाले नहीं हैं, वो ये बताते हैं कि आप इनकी अंडरस्टैंडिंग या किसी एक मौजू के ऊपर इनकी जो राय है उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो गलत समत में हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर करप्शन का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो जो भी काम करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और अपनी नीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक करते हैं और हैं वो जिसे कहते हैं ना सही समत में चलने वाले। बाज़ इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ भी हो सकते हैं और आजकल तो पोलराइजेशन इतनी है ना आसिफ के, बड़ा सख्त इख्तलाफ हो जाता है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जब ये जज नहीं थे तो उस वक्त भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि इनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने एक स्कूल की ली थी, आउटलेट ली थी। ये इस्लामाबाद के बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं नासिर जंजुआ गालबन, ये मिड जैक वाले नहीं हैं, उनके साथ तो फिर इनका बड़ा तलखी हुई थी। उस वक्त अभी ये जज नहीं बने थे, तो एट दैट टाइम जनरल फैज़ हमीद और उनके जो लोग हैं वो बीच में दाखिल हुए और लोगों को दाखिल किया, तो वो सुलह सफाई हो गई थी। तो इनका मैं एक बात बता रहा हूँ कि इनकी जो एहलिया है बेसिकली वो बिज़नेस वगैरह करती हैं, बड़ी अच्छी, उनका भी एक नाम है। तो अब इस सारे केस में एक पस मंज़र है, पस मंज़र ये है कि इनके बहनोई को अगवा किया गया है और इनका जो सस्पिशन है, इस पस मंज़र में मैं भी कुछ ऐड करता हूं। जी प्लीज़ ऐड करें। दो भाई फौजी हैं इनके कियानी साहब के, एक मेजर जनरल हैं जी इंजीनियरिंग कोर में, ठीक, और मोहसिन अख्तर जो हैं पहले बार के सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं। उसके फिर नैयर बुखारी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट, उनके चैम्बर से वाबस्ता रहे हैं। और उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि अनवर कासी साहब जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा अहम है जो आज हम बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद की जुडिशरी को जब आप डिस्कस करते हैं तो उनका बैकग्राउंड आपके इल्म में होना चाहिए। और बतौर नेशन हमें इशू टू इशू लोगों को सपोर्ट देनी चाहिए, या अगर किसी को आप अच्छा या बुरा या समझते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको इशू टू इशू देखना होगा। जी ठीक। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये अपॉइंट हुए थे अनवर कासी साहब के, ऐसा ही, ठीक है जी। और इनसे नीचे जो जजेस हैं, मतलब इनसे ऊपर थे अतर मिनल्ला साहब थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे और अनवर कासी साहब थे। इनसे नीचे जो जजेस हैं 7 जजेस हैं, वो सारे के सारे जो रखे गए हैं वो अतर मिनल्ला साहब के दौर में रखे गए, ठीक। तो अभी जो लोग जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, उनको जब ब्रैकेट करते हैं ना तो वो सबको समझते हैं कि वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब अनवर कासी साहब के दौर में आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और बाकी जजेस जो हैं वो उसके बाद आए हैं जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बने हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी जो है उनको हटा दिया गया चीफ बनने से कुछ टाइम पहले, और अतर मिनल्ला साहब चीफ बन गए, और फिर उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की उसके बाद बाकी वो जजेस हैं। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, इनकी मैं एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं, ठीक है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पे पहला जो रेफरेंस बनाया गया था ना, जिसमें ट्रायल नहीं हुआ क्योंकि उन्हें किसी ना किसी सूरत हटाना था, तो उन पे पहला केस ये बनाया गया कि आपने घर में जो काम किया ना वो बड़ा महंगा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि काम जज खुद नहीं कराता, वो सरकारी महकमा है PWD या CDA वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा यार ये काम होने वाला है, उन्होंने कहा जी कर देते हैं।
तो वो उन्होंने लाखों रुपए का बिल बना दिया। अब जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ ये चार्ज फाइल हो गया तो उन्होंने कहा जी कि बाकी जजेस ने घरों में कितने का काम कराया हुआ वो भी डिटेल दें, तो वो मामला आज तक रुका हुआ है, उस पर नहीं हुआ कुछ। ठीक बात। अब आगे आ जाएं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बार बार इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से आ रहा था अलर्ट कि आपके घर की बाउंड्री वाल जो है ना वो नीची है, ठीक, तो कोई दहशत गर्दी का वाकया हो सकता है। ठीक। तो इन्होंने वर्क्स डिपार्टमेंट को बुलाया तो उन्होंने कुछ 40 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो इन्होंने कहा जाओ मैं खुद करा लूंगा, ये तो दो ट्रक ईंटों के मैं डलवाऊंगा और खुद। तो इन्होंने वो काम खुद करवाया सिर्फ इसलिए कि कोई इल्जाम ना लगे, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। ठीक बात। और फिर ये है कि ये एक यहाँ की जिम्मेदार फैमिली के भी हैं, वेल ऑफ फैमिली के भी हैं, और बड़ी अच्छी रिप्यूट है इनकी सारी फैमिली की अच्छी रिप्यूट है। कोई आदमी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि किसी जगह इन्होंने अपनी वकालत को बेच दिया है या अपनी जजी को बेच दिया है या इनके बाकी फैमिली के लोगों में। तो ये एक ट्रेडिशंस के साथ चलने वाले लोग हैं, अपनी फैमिली की रिवायात के साथ। इन पे जो क्रिटिसिज्म होता है वो किस बात पे होता है? इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेल होगी, वो बाहर थे, तो इन्होंने एक दफ़ा रिमार्क्स दिए कि मुजरिम तो जेल वो लंदन में बैठा जो है वो हंस रहा होगा, इस तरह के रिमार्क्स इन्होंने दिए। तो उस पर बड़ी लेदे हुई थी, ख़ासतौर पे नून लीग के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा माइंड किया था। और उसके बाद से ना इन्हें एक ख़ास फ्रेम में देखा जाता है। फिर इमरान खान जो हैं उनके जब यहाँ पे केसेस आए और बहुत सारे मैटर बेलों के आए, तो आपको एजाज़ पता है कि पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे ही तो वो उनमें अक्सर आप देख लें एक बंदा भी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, इन सबको सुपीरियर जुडिशरी ने रिलीफ दिया। नहीं, और आसिफ एक और बात है, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, मैं अब आपको बताऊं, ये बात तो है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, आई एग्री, मैं ये बिल्कुल प्रिंसिपली आप ठीक हुआ, लेकिन बाज़ केस बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ केसेस में जान नहीं होती। एजाज बाज़ दुरुस्त केस भी इस तरह बनाए जाते हैं कि कल कल बाद में अगर इनको छोड़ना पड़े, पेज वापस वो डील हो जाए, पेज जुड़ जाए, तो ये केस भी खत्म हो जाए। उसमें ऐसा एक कोना रखा जाता है। बिल्कुल। तो क्योंकि इनका मकसद कोई एहतसाब इन केसेस का है वो नहीं होता। जी, ठीक बात। तो मोहसिन अख्तर कियानी जो है ना, वो एक जो आप बात कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो उनकी एक जो बतौर जज एक बड़े रीजनेबल जज कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो बार बार इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर का जिक्र करते हैं। अब इस्लामाबाद के जो सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर कौन है, ज़ाहिर है ये बात भी होगी। और अब चूँकि ये बात कोई ऐसी छुपी लुकी रह नहीं गई, ठीक है ना। उधर देखें बैरिस्टर शहजाद अकबर वो रोज़ाना वहाँ पे कोई वीलॉग कर रहे हैं या उन्होंने कोई केसेस वगैरह दायर कर दिए, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में बात है। लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं ये उस तरह से नहीं है कि इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं, ये यंग ब्रिगेडियर हैं, इनका नाम है फ़हीम रज़ा, और बड़े मस्कुलर हैं, उनको जिम शिम जाते हैं ये, और ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से हैं, कोर ऑफ इंटेलिजेंस से हैं। ये कमोबेश 5-6 साल से ये यहाँ पर ही मौजूद है। और ये ISI का जो ज़ाहिर है प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके जो ऑपरेशंस हैं ओवरऑल इस्लामाबाद के रिलेटेड, वो यहाँ पर उनके ओवरऑल जो हेड हैं वो फ़हीम रज़ा है। तो अब जो भी इस्लामाबाद में कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, तो और जिसका इल्ज़ाम 6 साल से नहीं है शायद, पहले नहीं, ये इस्लामाबाद में इसी जगह पर तैनात थे, कर्नल थे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और फिर इनकी प्रमोशन होगी सेक्टर कमांडर बाद में। जी, सेक्टर कमांडर होंगे। ठीक, ये बाद में सेक्टर कमांडर बाद में। तो ये बेसिकली 2019 में ये नहीं थे। नहीं, सेक्टर कमांडर तो कोई और थे ना। ये लेकिन वो इसी सेटअप में थे, यहाँ पर इस्लामाबाद में ही था। सही है, ठीक है। और बेसिकली इनका जो अच्छा जो ताल्लुक है, जो ट्रस्ट है इनका, वो फैसल नसीर जो DGC हैं ISI के, उनके साथ इनका बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है। और आपको पता है कि ज़ाहिर है वो फैसल नसीर वो भी बड़े पावरफुल हैं, उनका नाम भी बड़ी यानी कि लोग लेते हैं, एंड इज़ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। तो अब जो इस्लामाबाद के वाले से कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम आता है, सही या दुरुस्त, ये एक अलग डिबेट होती है, तो वो उसके ऊपर उंगली जो है वो इनके ऊपर आ जाती है। तो इनके मैंने साथ काम करने वाले सिविल कोई अफसर हैं जो कि ISI में नहीं है, उनसे मैंने बात की, इनसे बारे में मालूमात ली। मैंने कहा जी कैसा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह होते हैं फ़ौजी उसी तरह का आदमी है।
और ठीक आदमी है, यानी कि जिसके साथ उनका ताल्लुक़ है वो बड़ा है, और जिनके साथ नहीं है तो नहीं है उनका ताल्लुक़। तो अलबत्ता इनके जो साथ काम करने वाले जो दीगर लोग हैं वो इनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो सरकारी एक सेटअप है, ज़ाहिर है ISI नहीं है वो, और बाकी जो अदारे हैं हमारे सिविल के वो उनकी मैंने ओपिनियन ली। तो ये इनकी सूरत हाल है। तो अब ये दोनों एक तसादम की सी सूरत हाल मेरे ख्याल में बनी हुई है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मेरे ख्याल में तसादम से मसला एजाज देखें, तसादुम की बात इस तरह से नहीं है मुझे लगती। ये तसादुम सिर्फ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद का नहीं है। नहीं, सेक्टर कमांडर का नहीं है आसिफ। हाँ। ये तो इदारों के दरमियान है ना। देखें अदलिया है। हाँ। एक तरफ खड़ी हुई एजाज, मुझे ये बात करने दें। हाँ, मुझे ये बात करने दें प्लीज। देखें, आज हमारे ऑडियंस को ये पता चल जाना चाहिए कि जो ख़त लिखने हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है ना, इसके पीछे सबसे बुनियादी वाक़या यही था जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बहनोई को अगवा किया गया। उसके बाद फिर जो दूसरा वाक़या था वो जहांगीरी साहब के घर से, जो वो भी हमने टॉक शॉक में खबर ब्रेक की जी कि जहांगीरी साहब जो हैं उनके बेडरूम से कैमरे निकले। ठीक है, और हाई कोर्ट का जज है, उसकी सरकारी रिहाइशगाह अगर बागोरी और बेडरूम बागोरा है। ठीक है, तो ये वो चीज़ फिर बहुत सारे केसेस में जो है वो सियासी जो केसेस होते थे उसमें दबाव आता था, और उसमें एजाज़ जो हमारी मालूमात है 90% आला अदलिया के जजेस से ही फ़ोन करवाए जाते थे। ठीक है, और इस सारे सूरत हाल के पेश नज़र फिर सूरत हाल ये हुई आला अदलिया के जजेस ही जजेस पे असरअंदाज होते थे जी, और तो फिर किसी के कहने पे होते है, किसी के कहने पे होते। और इसमें एक साबिक चीफ जस्टिस बड़े बदनाम है कि वो बाकायदा फ़ोन करते थे, केस टू केस फ़ोन करते थे, और अगर उनकी कोई बात ना माने तो फिर ये भी दबाव डालते थे कि इसको जल्दी डिसाइड करो ताकि आगे मेरे पास अपील आए तो मैं खुद फैसला कर दूँ। ये भी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये भी एक ऐसे ही है, एक जज से मेरी जो मुलाकात है उसकी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो एजाज़ देखें, हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़े यंग जज हैं, बड़े ही अपराइट जज हैं, उनके वालिद साहब पाकिस्तान के जो ज़ाब्ता फौजदारी के जो बड़े वकला हैं उसमें उनका नाम आता है। वो सरदार इसहाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत हो गए। तो ये उनके बेटे हैं, और जस्टिस सरदार तारिक जो भी सीनियर प्यूने जज रिटायर हुए हैं उनके भतीजे हैं। तो ये बड़े जज्बाती हुए और ये रिज़ाइन देने जा रहे थे। ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि ये रिज़ाइन देने जा रहे थे और इनको साथी जजेस ने मना किया। उनका ये कहना था कि अगर हम पे दबाव होगा और हम इंडिपेंडेंटली जो जजी नहीं कर सकते तो हमें घर चले जाना चाहिए, हम वकालत करते हैं। ये सब वो लोग हैं ज़ात जिनकी अच्छी खासी वकालत चलती थी, जिन्हें अतर मिनल्ला साहब ने अपॉइंट किया है। ये सारे वो जजेस हैं जिनकी अच्छी खासी वकालत चलती थी। बल्कि आपको याद होगा कि ये जो हमारे बाबर सत्तार साहब हैं, इनकी अपॉइंटमेंट पे तो इमरान खान साहब की तरफ से कितना मुखालफत हुई थी। फिर इनकी आपको पता है कन्फर्मेशन नहीं होनी थी अगर अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ना होते। इनको आपको याद होगा कमेटी ने बुला लिया था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने। तो चीफ साहब ने कहा आप जाएं, पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश हों, उसे हमने इज्जत देनी। तो कमेटी का ख्याल था शायद डेड लॉक हो जाएगा, ये नहीं आएंगे। तो ये गए तो उन्होंने इन्हें चाय पिलाई और भेज दिया। उनके पास तो कुछ ऐसी बात थी। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज बेहतरीन उन्होंने जो वकील थे उनको रखा था। और अतर मिनल्ला साहब ने आउट ऑफ द वे जाके भी पूरी कोशिश की कि उन जजों को प्रोटेक्ट भी किया कि ये कंफर्म हो जाए। जी हाँ। अच्छा, अब एजाज वहां पे बाकी जजेस ने रोका एजाजुल इसहाक साहब को, जो हाई कोर्ट के जज हैं, जैसे सरदार इसहाक साहब के बेटे हैं। ठीक। बड़े अच्छे, बड़े बाअसूल। या आपको पता है इन्होंने वालिद साहब की लॉ फर्म ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा। कुछ असूली इख्तलाफ की वजह से। तो ये इतने अपराइट, और इनको दोस्तों ने मना किया, साथी जजेस ने। उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि हम इस सूरत हाल से क्विट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू फेस। यस, वी हैव टू फेस। तो उसके बाद उन्होंने पहला ख़त अपने चीफ जस्टिस को लिखा। जब उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और उसमें लिखा कि इस तरह जज के बिनोई को अगवा किया जाता है। उससे जब वो वापस आया तो उसने बताया कि मेरे से क्या बयान लिया गया क्या। फिर उन्होंने लिखा कि इस तरह केसेस में फिर एक जज के कैमरे निकले हैं, केसेस में दबाव है, तो इसमें हम कैसे जजी करें। उसके बाद फिर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात की। बाद में फिर उन्होंने सीनियर प्यूने जज जो हैं अभी चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, इनसे मुलाकात की।
और सुप्रीम कोर्ट को ख़त तो उन्होंने कोई 6 माह के बाद लिखा है, और उन जजेस का ये मौक़िफ़ है कि अगर हमने ख़त लीक करना होता तो अपने चीफ को जब ख़त लिखा था तभी लीक कर देते, तब तो ख़त लीक नहीं हुआ। जब हम जुडिशरी से मिले ये कोई बात लीक नहीं हुई। बात कब लीक हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त जाता है तो उसके बाद लीक होता है। उसमें कहाँ से लीक होता है अब ये चेक करने वाली बात है। तो एजाज़ ये सारे वो फैक्टर हैं कि जिसके बाद ना इस वक्त आप देखें पेशावर से भी जजेस ने ख़त लिख दिया, लाहौर हाई कोर्ट से जी। फिर हमारे वो जो अभी चीफ जस्टिस आए हैं ये पिंडी के हैं और वकला मूवमेंट में हमारे साथी हैं, शहजाद घेबा साहब हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने एक बड़ा हार्ड स्टैंड लिया हुआ है क्योंकि वो तो वकला मूवमेंट के एक वो 111 ब्रिगेड पिंडी को कहा जाता था। तो वो सब स्टैंड लिए हुए हैं अब सारी जुडिशरी ऑलमोस्ट ना। और दूसरी तरफ बाज़ लोग मिलिट्री लीडरशिप को ये गलत फीड कर रहे हैं कि आपके अकेले के वर्सेस कोई मामला है, ठीक है ना। कुछ ऐसे काम जो सही तरीके से भी हो सकते हैं उन्हें गलत तरीके से किया जाता है। अब ये जो है मिलिट्री की लीडरशिप को फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उन्हें मिसलीड करने की भी कोशिश की जा रही है, अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ बड़ा नाजुक मामला है, नाजुक मामला है। और आसिफ इसमें मैं ये ऐड कर दूं कि मुझे अगर किसी मामले की सूरत में ये सिस्टम डैमेज होता हुआ नज़र आता है ना, या जिसमें पोटेंशियल हो कि ये सारा सिस्टम डैमेज करे, वो ये वाला तनाव है। इमरान खान साहब तो जेल में जी ऐसा ही है, और ये इमरान खान साहब की जमात सड़कों पर नहीं निकल सकती, लेकिन ये जो मामला ऐसा है इसमें तो सारे लोग निकलेंगे, सारी जमातें निकलेंगी, सारे एजाज आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यून जज हैं जी हाँ, अभी चंद माह में उन्होंने, अभी 6 माह भी नहीं रह गए उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार अभी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा 11 मई को। तो और जस्टिस मंसूर अली शाह गए थे अमेरिका में, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से इनविटेशन था, तो वहाँ पे उन्होंने जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे उन्होंने लेक्चर देना था। तो जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से उन्हें कहा गया कि जी मुझे नॉमिनेट ना करें क्योंकि हमने वो ख़त लिखा हुआ है तो मेरा नाम एक कंट्रोवर्सी में आता है, तो मैं इस इशू पे कोई बात करूँगा तो मुमकिन है वहाँ से इसकी कोई वीडियोज़ बना ली जाएँ या कुछ इसके ऊपर सोशल मीडिया पे और इधर उधर आए तो एक्सेलरेट हो जाती हैं चीज़ें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया कि एक जज को इन चीज़ों से मावरा होना चाहिए, इस टॉपिक पे आपकी जो भी राय है आप ही उसको बयान करेंगे, और क्योंकि आपको दावत है तो आप मेरे साथ चलेंगे। तो वो उन्हें अपने साथ लेके गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर इस सारे मामले पे बड़ा एका है, और हम सबको अपना अपना घर ऑर्डर में करना चाहिए, ना कि इदारों के साथ हम इदारों को आपस में लड़ना चाहिए। देखें जुडिशरी अगर ये कहे कि कानून के दायरे में बाकी इदारे चलें, इसमें कोई मजायके वाली बात नहीं है। जहाँ तक आप ऑडियो लीक्स वाले केस की बात करें, उसमें जब DGIB ने, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा जी कि पूरी दुनिया में इदारे कौमी सलामती के हवाले से फ़ोन टेप करते हैं। इस हवाले से हम आपको कुछ चीज़ें चैम्बर में बताना चाहते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने एग्री किया था उनसे, और उन्होंने कहा कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि कौमी सलामती की हम सिर्फ वो पैरामीटर्स जानना चाहते हैं, हम इनको वो नहीं आपको वो नहीं करना चाहते, ज़ाहिर है जो कौमी सलामती से मुतल्लिक चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर ज़रूरी समझेंगे तो लेटर किसी स्टेज पे हम आपसे, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो चैम्बर में, अभी फ़िलहाल हम इसको इधर ही चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जुडिशरी कोई ये समझती है कि कोई, लेकिन खुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में लिख चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं इनको विद इन दी पैरामीटर्स काम करना चाहिए, इनके लॉज होने चाहिए, ये जवाबदेही। और जवाबदेही क्यों होती है एजाज? जवाबदेही जो है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है, जितने आपके ऊपर चेक्स होते हैं। आसिफ ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक खबर भी है, मेरी इतलात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो अपने ऑफिस को यूज़ करके इस सारे मामले को डिफ्यूज़ करने की एफर्ट कर रहे हैं जी। एजाज इसमें 2 बड़े जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्हें उतारा गया है मैदान में। जरदारी साहब को एक टास्क ये भी दिया गया है कि वो मुलाकात करवाएं आर्मी चीफ की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। वो चीफ जस्टिस का तो मसला नहीं है, क्योंकि वो आईनी ओहदेदार हैं, तो वो किसी जगह किसी इवेंट में इन्हें बुला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं किसी मीटिंग में, ठीक बात, व्हाटएवर। इसी तरह आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे के बाद
अपनी खामोशी तोड़ी है और उन्होंने भी जुडिशरी के ऊपर अपनी जो है बंदूकें तानी है और कहा है कि जुडिशरी जो है ये कब तक ठीक नहीं होगी, ये है वो है। गो के नाम उन्होंने पुराने जजेस के लिए, लेकिन मुतालबे उनके मौजूदा जुडिशरी से थे। तो मियाँ साहब को भी एक बात, मियाँ साहब ने ये जो बात की ना, देखें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि ये कर्नल साहब आ रहे हैं और ये जज को मिल के जा रहे हैं और मर्जी का फैसला लेंगे। तो मियाँ साहब उस वीडियो को बड़ा अप्रिशिएट करते थे और उसको उन्होंने कई बार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कई जलसों में दिखाई, कई जगहों पे मेरा टॉक्स उसमें जिक्र किया। लेकिन मियाँ साहब क्या वो वीडियो हमने इसलिए बनाई थी कि सिर्फ आपके सियासी मकासद पूरे हों? मियाँ साहब, पाकिस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए आज भी आपको उसी तरह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपने जिन जजेस के नाम लिए हैं उनके किरदार को तो कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि जो पॉलिटिकल जज होते हैं वो अपने मैंडेट से, अपने हल्फ से खिलाफ वर्जी करते हैं, तजावज़ करते हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो आपको उस मौके पे लॉन्च नहीं होना चाहिए जब नेशनल प्रेस क्लब में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें रोज जजों के खिलाफ। नहीं, वो मियाँ साहब खेल एस्टैब्लिशमेंट का खेल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मेरी राय ये और अपना रोना वो जो भी खेल खेल रहे हैं, इससे तासुर ये जा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। जब फैसल वाउडा एक तरफ जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ मियाँ साहब कर रहे हैं, तो मियाँ साहब प्लीज डिस्टेंस योरसेल्फ। वावडा साहब के साथ आप ना खड़े, उस सफ में ना खड़े हो प्लीज। ये लंबी बात हो गई, मुझे ये बताएं वो मोहसिन नकवी साहब ने क्या जवाब दिया? कल आपने खबर दी थी कि उनकी वजारत तब्दील हो रही है, जवाब क्या दिया उन्होंने आप? जी, एजाज़ उस पर ये था कि मोहसिन नकवी साहब का मुझे आया था मैसेज। उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जी सुनने में आ रहा है कि आपकी मिनिस्ट्री चेंज होने जा रही है और हुक्मरान इत्तेहाद को, बिलखुसूस नून लीग को आपसे गिला है कि आप हुकूमती जो इक़दामात हैं उनका दिफा नहीं करते, आप अरकान पार्लियामेंट को दस्तयाब नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी कि वजारत तब्दील करना वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है और अगर वो तब्दील करते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो एजाज़ कल आप कह रहे थे ना कि मुझे नहीं लगता कि तब्दील हो, तो मैं राय दे रहा था, मैं आपकी खबर को चैलेंज नहीं कर रहा था। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बात बड़ी सीरियस लेवल पे हो रही है और मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, ज़ाहिर उन्हें पता है कि हम अपने शो में बात करेंगे, मीडिया पे ये बात आएगी, तो आपको भी उन्होंने कहा था कि मैं भी बड़ा तंग हूँ। आप वो ज़रा दोहरा दीजिए, आपने जब उनसे क्या सवाल किया था? मैंने उनसे कहा था कि जी आपने 2 कैप्स पहने हुए हैं तो टाइम शायद आपको नहीं मिलता, और ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है, हार्डली 20-25 दिन हुए होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं तो खुद तंग हूँ, मैं तो खुद एक छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं कि नहीं करो, तो मैं खुद छोड़ देना। एट दैट टाइम उन्होंने ये कहा। तो अब उन्होंने ये कहा है हमें कि ये वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। तो आसिफ मेरे ख्याल में और तो कुछ है नहीं है। यही था आज। चले, तो नाजरीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने हमें बराह रास्त कोई मालूमात देनी है या सजेस्ट करना है किसी अहम शख्सियत का इंटरव्यू, तो talkshock777@gmail.com पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।